नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद यादव, 4 टाइम्स नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया है 2024 के लिए, उसके कॉमर्स के सिलेबस का हम लोग आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इस वीडियो को, आपको किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। साथियों आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें पूरी 10 यूनिट जो हैं वो आती हैं। सबसे पहली जो यूनिट होती है आपकी वो होती है साथियों आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी, आप इस बात को समझिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेट आपसे क्या उम्मीद लगाता है। अगर आप ये समझ गए ना एमपीपीएससी क्या उम्मीद लगाता है या फिर यूजीसी क्या उम्मीद एक्सपेक्ट करता है आपसे, तो भी काफी कुछ आपको समझ में आया कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी पहली यूनिट है, इंटरनेशनल बिजनेस आपकी पहली यूनिट है। सबसे पहले वो क्या पूछता है आपका कि कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल यूनिट जो है वो ये है, ध्यान रखिएगा। परंतु इसको लेकर के सबसे कठिन बात ये होती है कि आपसे बनता है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपसे बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 नंबर में बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में लिखिए तो आप बहुत सारा लिख करके आ सकते हैं। बट अगर कोई एमसीक्यू पूछेगा ना तो ये यूनिट आपसे को बड़ी दिक्कत पैदा करेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद एमसीक्यू जरूर लगाना, क्योंकि उसके बिना ये यूनिट है जो पॉसिबल नहीं है कि आपसे हो जाए। बाद में कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो सबसे पहले पूछता है आपसे कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, ये हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, उसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अलग है और इकोनॉमिक सिस्टम जो है दोस्तों वो अलग है, और उसी के चलते इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं दोस्तों वो अलग हैं। ठीक है, मैं यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं परंतु आपको अंतर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो दोस्तों जो आपकी सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई जो बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और सरकार जो बजट लेकर के आती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का रोल क्या है बिजनेस में, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, और लीगल इन्वायरमेंट क्या है, ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। यहां पर आपको वो सारे कानून के बारे में पता होना चाहिए, नॉट इन दी डेप्थ पर कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए सारे एक्ट की, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट आया कब है, लागू कब हुआ है, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गहरा नहीं पता है तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। साथ में बात करें दोस्तों हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि अभी लेटेस्टली उसको अमेंडमेंट किया है 2019 में दोस्तों जो आया है। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब आया है ये आपको पता होना चाहिए। फेमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसने रिप्लेस किया था फेरा को, तो आपको ये भी इसका बेसिक पता होना चाहिए, कब आया, क्यों आया, किस तारीख को आया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सोशो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन दी बिजनेस। ठीक है जी, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है किसी बिजनेस पर, आपको पता होना चाहिए। मैंने फिर से कहा है कि इसके लिए आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 134 में मिलेंगी। ठीक है जी, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा सीएसआर क्या होता है, कंपनी की जिम्मेदारी क्या होती है, इसको लेकर कुछ थ्योरीज भी होती हैं, वो थ्योरीज किसने दी हैं ये आपको पता होना चाहिए। वहीं से एमसीक्यूज आते हैं। ये जीएसआर नहीं है दोस्तों, ये सीएसआर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीएसआर कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। हाँ जी, आपको देखिए पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही, तो एज ए प्रोफेसर आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड इट्स ड्राइवर्स। ड्राइवर्स मतलब भाई किन चीज़ों के तहत, किन चीज़ों के कारण जो है ग्लोबलाइज हम हो रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके कारण हो रहे हैं। तो ऐसे कई ड्राइवर्स होते हैं जिसके कारण कि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वो पता होना चाहिए। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेसेस, ये इसका एक अलग सा टॉपिक होता है। मैं फिर से कहूँगा इनके एमसीक्यू जरूर लगाना, क्योंकि ये पढ़ने में बड़े सिंपल से होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक शब्द से इनका अर्थ पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए एमसीक्यू लगाना। हम लोग एमसीक्यूज करवाएंगे आपको, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है जी,
अब जैसा बताया कि मोड ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट जो होता है वो दोस्तों फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम जा सकते हैं, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं, एफडीआई के माध्यम से जा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, तो थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी मिलेंगी। इंटरनेशनल जो ट्रेड हम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके तहत थ्योरी है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक आपको मर्केंटाइल थ्योरी आपको मिलेगी यहाँ पर, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों आपको, है ना। और आपको यहाँ पर हेक्सर की थ्योरी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, और किसने ये थ्योरी दी है ये आपको पता होना चाहिए कम से कम यहाँ पर, ठीक है जी। और बहुत सिंपल सा है ना, एक वीडियो आप हमारे चैनल पर देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। कई बार सरकार क्या करती है कि अप्रिशिएट करती है किसको, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को रोकती है, तो इसके लिए क्या करती है वो इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है। तो वो क्या होते हैं हस्तक्षेप जो है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं कि कहीं पर हम मॉनिटरिंग जो हडल्स क्रिएट करते हैं और कहीं भी जगह हम लोग नॉन मॉनिटरी करते हैं ताकि हम इंपोर्ट ना करें, है ना। तो वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है ये भी आपको पढ़ना रहेगा, जो कि अभी 2023 में आई है दोस्तों, तो इसको जरूर पढ़िएगा। उसमें हमने कुछ टारगेट्स बना करके रखे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर दोस्तों, एफडीआई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है एफडीआई और एफपीआई, तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ एफडीआई की बात करूं तो ये पता होना चाहिए, ये ग्रीन फील्ड एफडीआई होती है, ब्राउन फील्ड आपकी जो एफडीआई होती है, फिर आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, फिर आपकी वर्टिकल होती है। इसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, अभी नहीं परंतु ये हम उसको अपलोड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द एफडीआई जो है ये आपको पता होना चाहिए। होम एंड होस्ट कंट्रीज होती हैं, मतलब क्या होता है दोस्तों इसमें कि होम कंट्री और होस्ट कंट्री। होम कंट्री वो होती है जहां से एफडीआई आता है, और होस्ट कंट्री वो होती है जहां पर एफडीआई लाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ट्रेंड्स इन द एफडीआई क्या चल रहे हैं, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, भारत ने किन किन चीज़ों को लेकर के 100% एफडीआई के लिए अनुमति दी है ना। हमारे देश में 3 प्रकार से एफडीआई को एंट्री मिलती है, ठीक है। वो हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ करके, वैसा बेसिकली जो एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में साल भर के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा यहाँ से गया है, इसका लेखा जोखा को मैं कहता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपको समझना है, कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है जी। ये कई बार डेफिसिट होता है, कई बार ये सरप्लस होता है, इसमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इसमें होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। फिर हम बात करें दोस्तों तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका वीडियो तो ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है, ठीक है जी। तो वो क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रीय हम संगठन कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके लेवल्स क्या होते हैं ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर अभी मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर अपन बात करें तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि ईयू जो है उसने बना करके रखा हुआ, एशियन जो है, सार्क जो है, नाफ्ता जो संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है जो कि एक एरिया स्पेसिफिक को मदद करने के लिए बनाए गए हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बेसिकली इसमें पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि संगठन कब बने, ठीक है जी, ये क्यों बने, ठीक है जी, इसके बाद कब बने, क्यों बने, ठीक है, कौन कौन से इसमें देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक खास बात और कि इंडिया का उनके साथ क्या गठबंधन है, इंडिया का क्या रोल है, बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं कहूं अगर इन संगठनों में से कोई लेटेस्ट कंट्री अगर कोई सी जुड़ी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, अगर इनका हिस्सा बना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, है ना, जैसे कि आईएमएफ जो है, वर्ल्ड बैंक जो है ना, यूएनसीटीएडी जो है, ठीक है, इनके बारे में पता होने से क्या पता होना चाहिए, अगेन वही चीज है, कब बना, क्यों बना, कितने देश इसके हिस्से हैं, भारत का क्या रोल है उसके साथ, ठीक है जी, और लेटेस्ट अगर कुछ इवेंट हुआ है उसका तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या काम है, उसके क्या फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, ठीक है। उसके तहत ही WTO के तहत ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व भर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया दोस्तों, कि ये संगठन बना है और आपस में हम सब लोगों ने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं ट्रेड और सर्विस को लेकर के हैं दोस्तों, तो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट मेजर्स को लेकर के हैं। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि कब बने, क्यों बने, ऐसा WTO कब आया, ठीक है जी। अगर इसके चेयरमैन है तो वो कौन है अभी, और इंडिया का क्या रोल है उसके साथ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर कहीं नहीं जाना है आपको तो इनकी सबकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, परंतु उसमें बहुत ज्यादा डेटा फिल्टर करना पड़ेगा आपको। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इन सभी चीजों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हो गया दोस्तों। तो अगर अब मैं स्ट्रेटजी बताऊं इसको लेकर के, ठीक है, बट ध्यान सुनिएगा, आप पढ़ने में कैसे भी हो, ठीक है जी, आपका प्रैक्टिकल कैसा है, थ्योरी कैसा है, ये जो चैप्टर मैंने बताया है ये फुल मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। अगर आप पहली दफा भी पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई सी चीज नहीं है दोस्तों जो कि आपसे नहीं बनेगी। इसमें कई डेटा ऐसा रहेगा जो फैक्चुअल रहेगा, याद करना रहेगा, जो कि ये फुल टू फुल है ना, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इसके आप सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल क्या होंगे, इसके सही क्वेश्चंस होंगे। तो इस यूनिट को अपनी मजबूत यूनिट बनाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है जी। और सबसे खास बात है कि इस यूनिट के आपको क्या लगाने हैं दोस्तों, MCQ। मुगालदे में नहीं रहना है, क्यों, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं, आपको लग रहा है मुझसे बन रहा है, पर राजा वो बन रहा है क्यों, अगर आपसे पूछे कि 5 नंबर में लिखो WTO के बारे में, लिख आओगे, परंतु MCQ जो पूछेगा वो आपसे नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई MCQ इज मैंडेटरी फॉर दिस चैप्टर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। अगर अकाउंट्स आपको डर लगता है तो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर कुछ नहीं पढ़ना है आपको तो आप उठा लीजिए 11वीं कक्षा की NCERT की बुक या कोई रेफरेंस बुक पढ़ी हो आपके तो वहां से आप उठा लीजिए। सर ये नहीं होता है मुझसे, राजा अगर सेट दे रहा है तो कर ले, क्योंकि इसके बाद बनना है AP, कॉलेज में जाओगे, पढ़ाओगे और तब बोलोगे कि हमसे तो नहीं बनता है, तो बच्चे हंसेंगे और फिर आपको उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, इनको हल किया जा सकता है, ठीक है जी। अब केवल पास होने के लिए मैं कहूंगा यू मे स्किप, ठीक है, परंतु ये कर लेना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है ना, ये हो भी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और ये आपको अगर कहीं से नहीं पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 12th की NCERT की किताब या फिर रेफरेंस बुक, और अगर नहीं तो सबसे अच्छा है फेयर कॉपी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, बस आपको खाना है, परोस हम देंगे, है ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो होती है वो, है ना, इशू ऑफ द शेयर्स आपने सुना होगा, फॉर फ्यूचर एंड री इशू क्या होता है शेयर्स का, बहुत सिंपल चैप्टर है, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हमेशा के लिए टंटा खत्म हो जाएगा, इसको पढ़ डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बोलो होल्डिंग कंपनी अकाउंट। अगर आपको ज्यादा ही कठिनाई हो रही है, अकाउंट्स नहीं बनता है, तो यू मे स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि सवाल तो बनते हैं बट बहुत रेयरली सवाल इसके बनते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों को स्किप करने को बोल रहा हूं जो कि अकाउंट को देख करके बावले हो जाते हैं, ठीक है जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं दोस्तों तो बड़ा सिंपल सा है, बट अगेन कहानी वही है, मार्जिनल कॉस्टिंग आती है इसमें, ब्रेक इवन एनालिसिस आता है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखो टंटा खत्म करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, छोटे छोटे MCQs आते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, और काइजन कॉस्टिंग एंड JIT जस्ट इन टाइम क्या होती है। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इनको पहले सबसे पहले बता दूं मैं आपको, नंबर्स के लिए मत पढ़ना पहले, ठीक है। अगर आपको लगे अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सबसे पहले इनको समझने के लिए पढ़ो। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, काइजन कॉस्टिंग। काइजन जो है एक जापानी शब्द है, इसमें क्या होता है, काई और जेन दो चीजों को मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब आपको अपनी कंपनी में कुछ बदलाव करने हैं फॉर द इंप्रूवमेंट पर्पस,
ये देखो समझ में आ गया। वैसे ही ये सब चीज़ जो हैं एक इनका मूल कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, फिर नंबरों पर जाना कि मुझे नंबर लेने हैं इससे, है ना। बड़े सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, परंतु अगर मैं कहूँ मोटा मोटा इस चैप्टर को लेकर के अगर मैं, ठीक है, तो मैं पहले समझा देता हूँ फिर आगे से और फिर मैं वापस से आऊँगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, ठीक है जी, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको रेशियो एनालिसिस समझना पड़ेगा, फंड फ्लो एनालिसिस समझना पड़ेगा और कैश फ्लो एनालिसिस समझना पड़ेगा। अब जैसे कैश फ्लो है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, परंतु अगर आपने समझ लिया कि 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, तीनों प्रकार की एक्टिविटी में, है ना, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग ऐसा नहीं आएगा, ऑपरेटिंग क्यू से नहीं ओ से आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी आपकी। तो तीनों एक्टिविटी में अंतर क्या है ये बस समझना है, नंबर पक जाएंगे यहाँ से, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में राजा मैं बता रहा हूँ आपको, एमपी सेट में बहुत सिंपल सवाल आते हैं, फॉर्मूला लगा डाला तो लाइफ हो गई, झींगा डाला, सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने हैं आपको और बेसिक समझना है कि फॉर्मूले का मतलब, उसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है वो। बहुत छोटे सवाल पूछता है आपसे, ठीक है जी। तो यूनिट तो आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, बस देता है ये सवाल, बहुत रेयरली इसके बारे में पूछता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है सर? जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेस मान लेते हैं और उनकी अकाउंटिंग करते हैं तो ये बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बेसिक समझा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। वहीं पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात होती है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की बात होती है, ठीक है जी। फिर आगे बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। कुछ नहीं भी पढ़ना है दोस्तों तो आपको बस इतना पढ़ना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कितने हैं, है ना। कुछ 25 से 30 आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। वो याद कर लो, किससे संबंधित है वो याद कर लो, खत्म कहानी, सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है। IFRS क्या होते हैं उसके बारे में भी एक लिस्ट होती है पूरी, वो याद कर लो। अगर ज़्यादा कठिन लग रहा है उनको सिर्फ याद कर लो, ठीक है जी, इससे भी काम हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। MPPSC का थोड़ा सा स्टाइल ऐसा ही है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा वो ये पूछ लेगा कि बताओ बच्चों बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, या पहली दफ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आए थे, ऐसा वो आपसे पूछ सकता है ना। उसका थोड़ा सा ये स्टाइल है कि वो कभी कभी हिस्ट्री में भी घुस जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑडिटिंग की बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होते हैं, वाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है एंड लायबिलिटीज होती है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग क्या चल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं इस यूनिट की बात करूं दोस्तों तो जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल है दोस्तों। प्रैक्टिकल सबसे बनता नहीं है ये मुझे पता है, और जिससे बनता है उससे बहुत अच्छा बनता है, जिससे नहीं बनता है वो थोड़ा सा उसको देख करके रोता है, ठीक है जी। तो अब क्या करना है सर, मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजों को आपको टिक मार दे रहा हूं। पहला क्या हो गया आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कर लेना है सर, बिल्कुल कर लेना है आपको। पार्टनरशिप अकाउंट में क्या करना है आपको, यहां पर एक चीज आती है सर आपकी गुडविल, क्या आती है आपको, गुडविल आती है, उसको जरूर कर लेना, ठीक है। चेंज इन द रेशियोज इसमें एक टॉपिक होता है ना, चेंज रेशियोज होते हैं उसमें, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, लीव करता है तो क्या होता है, ये कम से कम अगर कठिन लग रहा है तो ये तो कर ही लेना, यहां से सवाल जो है पक्का बनता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर कर लेना, इसमें पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये कर लेना आप, पार्टनरशिप को लेकर के एक्ट भी है, ठीक है, वो आपको कर लेना है, बेसिक बेसिक सा ये। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको छोड़ो, क्योंकि एक बार कर लोगे तो ये फिर हमेशा के लिए हो जाएगा, इतना कठिन चैप्टर नहीं है, ठीक है जी। हाँ, फिर बात करें लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज और जो एक्विजिशन मर्जर अमलगमेशन है, इसके भी MCQ लायक आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिकल कठिन पड़ता है ये मुझे पता है, ठीक है, बट MCQs इतने हलवा होते हैं इसके कि आपको दिक्कत उसमें नहीं जाएगी, ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें 14 लगता है, तो ऐसा करके आप इसको सिंपल से पढ़ लीजिएगा। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, ठीक है जी। इसको मैंने कहा कि आप पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ना, देन गो फॉर द एग्जामिनेशन, तो चीज़ अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। ये कहानी होगी आपकी ये मैंने आपको समझाई दिया कि क्या क्या करना है इसमें आपको, ठीक है।
ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, पर एमसीक्यू भी कम आते हैं इसके। इसमें क्या आते हैं मैंने आपको समझा दिया, उतना कर लो। याद करने वाला कंटेंट इसमें ज़्यादा है, समझने वाला कम है। प्रैक्टिकली जाऊंगा तो अकाउंट स्टैंडर्ड जो है वो कठिन चीज़ नहीं, ये कह सकता एज ए टीचर नहीं कहना चाहिए मुझे, बट यस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेवल है इसका। तो पर वो सवाल आते ही नहीं है, सवाल पूछता है कि एज कौन सा है बताओ, या फिर कब बने थे ये बताओ, तो मामला हो गया हमारा पर डन। ठीक है जी। अगर आपको लगे तो इस टॉपिक को भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, अगर कठिन लगे तो आपको। ठीक है जी, मैं पास होने के लिए कह रहा हूं बस अभी, बाकी का मैं एक भी टॉपिक छोड़ने को सजेस्ट नहीं करूंगा। अब चलते दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस, बिजनेस आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। अब आपको अर्थशास्त्र जो है वो इंप्लीमेंट करना है बिजनेस करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा। तो ये कहानी यहाँ पर सिंपल सी होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स क्या है, किसके लिए वो काम कर रहे हैं कोई बिजनेस फर्म। ठीक है जी। डिमांड एनालिसिस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए ये चीज़ तो यार, है ना, मिस नहीं करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट्स मेजरमेंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज क्या होती हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर आप ऐसा एक कर्व देखोगे आप लोग। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो पढ़ी जाएगी। इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दोस्तों, से आईसी कर्व जो है वो ऐसी है, ऐसी बनती है। ठीक है जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। यूटिलिटी आप देखेंगे, यूटिलिटी मेजर करने की अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल अप्रोच होती है और ऑर्डिनल अप्रोच होती है, तो वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। सिंपल सा है, सिंपल इकोनॉमिक्स इसलिए है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, हम इसको रोजाना देख रहे हैं, इसलिए समझने में थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, आसान होता है, इसको छोड़ना नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट हैं यार। स्टेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ऐसे कुछ चार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो चीज़ें हम बनाते हैं, वहाँ पर बनाने में दो तीन चार प्रकार की चीज़ें लगती हैं आपको, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, ऐसी चीज़ें लगती हैं आपको। ठीक है जी। अब हम अगर लेबर को बढ़ाते हुए चलें तो हमारे प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ठीक है जी। अब हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या देखते हैं दोस्तों, कि अगर हम लेबर ना बढ़ाएं और ऐसे चीज को बढ़ाएं जो कि लॉन्ग टर्म में ही चेंज होती है, तो उससे हमारे प्रोडक्शन में क्या चेंज होंगे, दैट इज अ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल जो है वो होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। थ्योरी ऑफ द कॉस्ट आपको देखना है ना, टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखना है आपको, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कॉस्ट क्या होती हैं वो आपको समझना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, अलग अलग मार्केट के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जैसे मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है जी। तो उसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, है बहुत सिंपल चीज है। प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन जो होता है ये आपको समझना है। पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, अरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राजन। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग का मतलब ये होता है कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। और जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम उसे बिल्कुल सस्ते दामों पे लेकर के आते हैं, इससे कहा जाता है प्राइस पेनिट्रेशन कहा जाता है। ठीक है जी। पीक लोड प्राइस क्या होती है, अब ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है जी। अब चलते देखो, अब इसमें मैं एक भी टॉपिक आपको छोड़ने का नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर है, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं जो कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पहुंचते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस अच्छा चैप्टर है। ठीक है जी। अब देखो क्या स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस चैप्टर को यहीं से शुरू करना है आप लोग। ठीक है जी। फाइनेंस की मूल संरचना को, भावना को, उसकी जो फीलिंग्स है उसको आप देखना है ना, लाइक व्हाट, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका है, ठीक है जी, फाइनेंस को महसूस करते हो अगर उसको पढ़ोगे कि कोई कंपनी अगर है दोस्तों तो उसमें फाइनेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई पैसा आएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, जाहिर सी बात है ना। अच्छा आ गया तो पैसे क्या करोगे आप, दिमाग लगवाओगे कि नहीं, उसको क्या करोगे, यूज करोगे कहीं ना कहीं। बस इन दो चीजों को लेकर के राजा
पैसा लाएं कहां से और उसको कंपनी में कैसे यूज करें, बस ये पढ़ते पढ़ते पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी यहां पर चर्चा करेंगे हम लोग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहां पर चर्चा करेंगे हम लोग। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम बात कर रहे हैं कि हम जो पैसा लेकर के आ रहे हैं, अगर हमारी कंपनी में 100 रुपए लगा हुआ है तो उसमें से कितना डेब्ट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए, ये हम यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, डिसीजंस की बात करते हैं। ठीक है जी। अब देखेंगे कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स जो होती हैं एंड कैपिटल बजटिंग एनालिसिस जो होते हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे। लाइक वॉल्ट कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट हैं तो हम किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, जो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, पैसा कैसे यूज करें वो हम यहाँ पर बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है दोस्तों, ठीक है, रोजमर्रा के काम करने के लिए। ठीक है, फिक्स्ड पैसा लग चुका है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फिक्स पैसा देना है, मैंने इक्विपमेंट सारे खरीदे हुए हैं, बोर्ड मैंने खरीदा हुआ है, ये मेरा पैसा लग चुका है, परंतु डेली के लिए मेरी क्लासेस में वाटर कैन तो लगेंगी ना भैया, मुझे मार्कर तो चाहिए रहेगा ना दूसरे बोर्ड के लिए, बिजली बिल तो भरना पड़ेगा ना, तो रोज के जो खर्चे हैं उसको बियर करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बस इसको यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, रिस्क एंड रिटर्न जो है एनालिसिस की बात करेंगे, एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन की बात की जाएगी। नाम बड़ा थोड़ा सा अमीरों वाला नाम लग रहा है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, और जब अंदर जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें। इसमें कुछ नहीं करते दोस्तों, हम लोग जो डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स, डेटर मतलब कौन, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें पैसा लेना है, हम गए पैसा लेने के लिए कि राजा हमें पैसा दे। मैं एग्जांपल समझाता हूं, भाई ये हमारी कंपनी थी, ठीक है जी। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आई डोंट नो मुझे देना चाहिए भी नहीं देना चाहिए, डिस्कस कुछ मैं और कर रहा हूं, ठीक है जी, फिर भी मैं कह देता हूं क्योंकि टीचर भावना में बह ही जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम यहां पर कि ए व्यक्ति को इस कंपनी को पैसा देना है, कब देगा भैया, तो बोले 6 महीने के बाद, पर राजा पैसे तो आज चाहिए मुझे, अब मैं क्या करूं, तो बोलेंगे एक काम करो सर, आप ना 20 से पैसा ले लो। तो बोले क्या होगा कि आप 20 से पैसा ले लो, मैं इसका हो जाता हूं। ठीक है जी, बोले ये आइडिया भी ठीक है। बोले फायदा किसको रहेगा, बोले आज तुमको पैसा मिल जाएगा, मैं इसको पैसा दे दूंगा, मान लीजिए 10 लाख रुपए मैंने इसको दिया है, ये आपको आज देगा 9,50,000 रुपए, 50,000 रुपए अपने पास रख लेगा बी, इसका हो जाएगा फायदा एल। लो एसेट सिक्योराइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, मोटा मोटा मैंने खत्म कर दिया, बाकी इसमें थोड़े से और भी लोग आते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये हम समझेंगे यहाँ पर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो है कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से उसमें होते हैं, ठीक है जी, वो हम देखेंगे। यूरो करेंसी क्या होती है, जीडीआर क्या होता है, एडीआर क्या होता है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक्निकली मैं कहूँ बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इश्यूज आपको आ सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट वो सिंपल है, मैं कह दूं आपको, वो थ्योरी किसने दी है ये पढ़ना है ना दोस्तों, आपको पूरा नहीं खाना है ना हमको जितने एमसीक्यूज आते हैं वो हमें देखना है। इसलिए अगर आप देखो किसने थ्योरी दी, क्या दी, और क्या उसके अजम्पशंस हैं, अगर ये 3 चीजें भी कर डाली तो डिविडेंड डिसीजन जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है जी। तो ये पर मामला क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं देखो आगे, तो मैं सजेस्ट इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं कहूंगा आपसे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। आय हाय 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 हाय, अगर आपको मैथ्स थोड़ा सा कठिन लगता है तो यहां पर थोड़ा सा आपको बच करके चलना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ कुछ बेसिक चीजों को तो आप कर लें, दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे कि बात करूं मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। अच्छा देखो, पढ़ते वक्त क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं एक, कि हमने एक बार हवा बना लिया कि ये चीज मुझसे नहीं बनती है, ठीक है, ऐसा होता है स्टेट्स में, अधिकतर लोगों के साथ होता है। और पता क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी प्रकार से अगर अपन देखें तो दोस्तों वो इस प्रकार से बिल्ड होता है, वो यहां पर बेसिक सा होता है, फिर धीरे 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 वो बिल्ड होता है। अब हम जो पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं, जो टॉप वाला, जो एग्जामिनेशन में आएगा या हमने जो हायर क्लास में पढ़ा हुआ है। अच्छा है क्या कि हमारे ये कॉन्सेप्ट से हिले हुए हैं, अब जब ये कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो हमारा ये चीज हमसे बनेगी नहीं। तो सबसे पहले इन चीजों में दोस्तों अपने बेसिक्स क्लियर करना, सबसे छोटे बच्चों की किताबें जो हैं वो उठाना और समझना, सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, क्यों करते हैं हम कैलकुलेट, अगर ये भी निकाल डाला तो काम हो जाएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स क्यों करते हैं हम, पता उसको समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, हो जाएगा। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस
हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उसका पर्पस है, कितने प्रकार का होता है, कितना टेल्ड होता है, बेसिक बेसिक सवाल भी कर लोगे। डिस्पर्जन में, सेंट्रल टेंडेंसी में बता दूं आपको, सिर्फ फॉर्मूले से सवाल बनता है, सिर्फ फॉर्मूले से सवाल बनता है। पर चूंकि आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, भूलो ना, और बेसिक पता रहे, इतना आपका काम हो जाएगा। ये टॉपिक कठिन है, मैं मानता हूँ, पर जो कठिन वाला हिस्सा है ना, वो कभी एग्जाम में आते ही नहीं है यार। वो बड़ा सवाल आपका स्टेट से कैसे दे सकता है, उससे पता है कि 3 घंटे में आपको सवाल करना है। जो 12th क्लास में सवाल पूछता है वो 12 नंबर 6 नंबर में पूछता है, तो उसको करने के लिए चाहिए आधा घंटा। यहाँ पर आधा घंटा वो एक क्वेश्चन पे आपको खर्च नहीं करवाएगा। इसलिए समझो, इनका सिर्फ बेसिक्स करना है आपको। स्क्यूनेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये देखना है। डिस्पर्जन के फॉर्मूलेज क्या है, ये देखना है। सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार की, आपस में क्या रिलेशन है, आपको ये देखना है। ठीक है जी, चलिए काम ना खत्म हो जाएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है जी, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी वाली कहानी थोड़ी सी आपको कठिन पड़ सकती है, परंतु ठीक है, सिंपल जाती है। मैंने बताया कि यहाँ पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, अप्रोचेस टू दी प्रोबेबिलिटी हाइस्ट थ्योरम जो है यहाँ पर देखेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये आप देखेंगे। बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। ठीक है जी, ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, और ये आप यहां पर हो सकता है कि पहली दफा पढ़ेंगे, पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपको ये टॉपिक ना बने, तो फिर आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते दोस्तों। रिसर्च कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप, ये देखेंगे कितने प्रकार की रिसर्च होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये यूनिट नंबर क्या दोस्तों होगी, 5 भी। आगे चलते हैं। डेटा का टाइप क्या होता है, कितने प्रकार का कलेक्शन कैसे करते हैं डेटा का, क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होता है, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन क्या है, जो हम डेटा लेकर के आते हैं, पूरी पॉपुलेशन होती है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कि 10 लाख लोग हैं, अब हम 10 लाख लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन 10 लाख लोगों में से केवल 1000 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लेंगे। ये जो 1000 लोग क्या है, वही सैंपल है। तो सैंपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, उसका मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या है इसमें, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्नोबॉल जैसे मेथड आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो है वो क्या होता है, इस टॉपिक में देखा जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और मैन विटनी टेस्ट जो है, यू टेस्ट जो बने होते हैं, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो होता है, एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट जो है, ये आपसे पूछा जाता है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आपको लग रही होगी दोस्तों, पर मैं आपसे कह दूं कि अजीबोगरीब है, परंतु उस स्तर पे अपन को जाना नहीं है। जो हमसे एमसीक्यू पूछता है वही तो हमें करना है बस। ठीक है जी, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये पढ़ना है, बस 2 चीजें पढ़ लो, ये टेस्ट कब यूज में आता है, किसने दिया है, और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है। जो मैंने यहां पर कही बात आपसे, बायनोमियल, पॉइजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ 3 बातें कही मैंने, किसने दिया, कब लगता है। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ लेंगे तो काम अपना क्या है कि हो जाएगा। और अगर किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ओके, बस 3 डेटा आप याद कर लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिसर्च के बाद एक प्रकार की क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग बनती है, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में छोड़ने लायक अगर मैं कहूँ तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, परंतु जैसे मैंने बताया कि आप सबका बेसिक तो जरूर कर लेना। अगर छोड़ना ही है तो ये हायर लेवल का छोड़ देना। और मैं फिर भी कह दूं गारंटी के साथ कि अगर इस चैप्टर में से 10 सवाल आते हैं, 10 अगर क्या 10 ही आएंगे, तो 10 में से 8 से 9 सवाल जो हैं दोस्तों गारंटी से इस पोर्शन के आएंगे, जो मीडियम से लो लेवल का है। इधर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट नंबर आते हैं 6वीं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है मित्रों, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें थोड़े से मुगालदे पड़ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इन चीजों में पढ़ना है, और सबसे खास एमसीक्यू करना है, क्योंकि एमसीक्यू नहीं करोगे तो आपको लग रहा होगा कि आपसे बनता है, पर आपसे बनेगा नहीं। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आपको पढ़ना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो आपको पढ़ना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी क्या होती है, इसका डिफरेंस आपको समझना है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी क्या है वो समझना है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो समझना है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप जो थ्योरीज होती है, कौन जो होती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल कठिन चीज़ नहीं है, बट सजेस्ट करूंगा कि पढ़ने के साथ साथ इसके
एमसीक्यू ज़रूर लगाना, एमसीक्यू नहीं लगाए तो एग्ज़ाम हॉल में जाकर के दिक्कत पैदा हो जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है दोस्तों, और बिजनेस एथिक्स नाम की चिड़िया क्या है, ठीक है। एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रोल क्या है, फंक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है ये डिफरेंस करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कब कब दी जाती है आपको, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि ध्यान रखने योग्य बात ये है, एमसीक्यू 10 में से 10 नंबर इस चैप्टर में मिलते हैं। एक कठिन चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो ये कि जो थ्योरीज किसने दी हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाला मामला है। मैनेजमेंट में अलग अलग जो थ्योरीज दी गई हैं मैनेजमेंट को लेकर के, जैसे FW टेलर है, कौन सी किताब किसने लिखी हुई है, ये थोड़ा सा आपको एक अलग से पन्ने पर लिस्ट बना लीजिए। और इस बात का इंतजार मत करना कि जब एग्जाम आएगा तब बनाओगे, अभी से लिस्ट बना लो, थोड़े थोड़े एक एक दो दो रोजाना याद करोगे तो ये हो जाएगा। सबसे कठिन पोर्शन अगर मैं कहूं इस चैप्टर का तो यही है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है या किस मैनेजर ने, है ना, कौन सी किताब लिखी है, बस सबसे कठिन पोर्शन बता रहा हूं। उसके सवाल एक या दो पक्के के पक्के आते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब छठे की बात करूं दोस्तों मैं, सॉरी छठे का अगला पोर्शन, कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है आपको, ठीक है जी। जॉब इवैल्यूएशंस क्या होते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, और फ्रिंज बेनिफिट जो है वो क्या होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका एक जॉब एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट चलता है, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस के जो है जॉब इवैल्यूएशन उसमें एक हिस्सा आता है, वो आपको समझना पड़ेगा। इंसेंटिव्स बोले तो उनके, और फ्रिंज बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी, ठीक है जी। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर बैठते हैं आपस में शाम को, रात को 10 बजे के बाद, है ना, 10 बजे के बाद बैठते हैं वो लोग और कुछ तरल पदार्थ लेकर के डिस्कस करते हैं, और जो अपने प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट करते हैं कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो कैसे उनको रिजॉल्व करना है, और वर्कर्स को कहीं ना कहीं जो है वो हमें मैनेजमेंट में हिस्सा देना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करें। यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक है जी। अब बात करें पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। एटीट्यूड्स देखने, परसेप्शंस देखने, इमोशंस देखने, ग्रुप डायनामिक्स देखना है आपको, ठीक है जी। पावर एंड पॉलिटिक्स देखनी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशंस देखनी है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको देखना है। बहुत सिंपल से एमसीक्यूज इसमें आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, कल्चर किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, कल्चर चेंज कैसे होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, छोड़ने वाली चीज़ें एक भी इसमें नहीं है। कठिन वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया, जो साइंटिफिक मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर्स जो हैं जिन्होंने किताब लिखी है, आइडिया दी है, उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए जी, अब आते हैं 7वां चैप्टर, ठीक है जी। 7वें चैप्टर में क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पोर्शंस आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोलो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहा है वो हमको देखना है। टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने हैं हमारे देश में, है ना, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक जो है आपके, कमर्शियल बैंक क्या है, आरआरबीज क्या है आपके देश में, फॉरेन बैंक कौन कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। आरआरबी कब बना था, 1975 में। एक्ट कब आता है, इसका क्या पर्पस रहा था, इसका पेरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, जैसे नाबार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई क्या है, आरबीआई कब बना है, क्यों बना था, ठीक है जी, और उसके क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में क्या उसका हिस्सा है, ये आपको देखना है यहां पर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बोलो फाइनेंशियल मार्केट क्या है अपने देश में, मॉनेटरी मार्केट क्या है, और कैपिटल मार्केट क्या है, ठीक है जी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तीनों में डिफरेंस करना बहुत आसान बात है। इसको आरबीआई मैनेज करता है दोस्तों, इसको सेबी आपका जो है वो मैनेज करता है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, जिनका कि मुख्य पर्पस जो है डेवलपमेंट करना है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, जैसे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनमें अंतर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे महेंद्र सिंह धोनी के, सचिन तेंदुलकर साहब के, तो म्यूचुअल फंड होता क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग।
पेंशन फंड क्या होते हैं और फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया क्या हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये चैप्टर जो है दोस्तों अधिकतम जो इसमें आएगा चीजें सिर्फ याद करने की है, और याद करने की है तो अब क्या है कि डरने की इससे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है इस चैप्टर में आपको ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसी बैंक ने कुछ प्लान लेकर के आए हैं फ्रॉड को रोकने के लिए, अलग अलग आरबीआई अपने प्लान चलाती है, कुछ एडवर्टीजमेंट लेकर के आती है, तो सब पता होना चाहिए कि ये वाला प्लान कौन सी बैंक लेकर के आई थी, ठीक है, फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। इस चैप्टर में से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, परंतु एक हिस्सा इसमें ऐसा होता है, सभी से मैं कह दूं, जैसे 10 नंबर का ये चैप्टर है, तो आप हो सकता है कि अगर आप मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं तो 2 या 3 सवाल है ना, एक भी कभी मैं कह सकता हूं तो एक हो सकता है या 2 हो सकता है, कभी कभी हद रही तो 3 हो सकते हैं, वो सवाल करंट चीजों को लेकर के पूछता है। ठीक है जी, तो वो आप थोड़ा सा फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को भी अपडेटेड रहिए। ठीक है जी, चलिए वो हम आपको करा देंगे, है ना। ये हो गया 7वां चैप्टर। आगे बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत अच्छा सिंपल है। अच्छा मैं फिर से कह दूं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके लिए एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम मत करना। ठीक है जी, चलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोचेस कौन कौन सी लगती हैं इसमें, मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन बंटवारा कैसे करते हैं, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट क्या होती है, यहां पर आप लोग पढ़ेंगे। प्रोडक्ट डिसीजंस जो होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लाया जाता है तो उसको लेकर के कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, ये यहां पर सीखने को आपको मिलेंगे। फिर प्राइसिंग डिसीजंस क्या है, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसका हम प्राइस क्या रखें, ये यहां पर देखा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। उस प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया, देखिए अब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड चीजें, प्रोडक्ट कैसा हो, उसका प्राइसिंग क्या हो, और हम उसको लॉन्च कैसे करें, प्रमोशन डिसीजंस। जैसे कि अभी एक बार क्या हुआ था कि रणवीर कपूर जो साहब हैं उनके साथ एक फैन जो है सेल्फी खिंचवा रहा था, तो रणवीर कपूर ने क्या किया कि उनका मोबाइल छीना और फेंक दिया। तो सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया ऐसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर बाद में जाकर के पता चला कि वो उनका प्रमोशनल इवेंट था, पूरा प्लान्ड की गई चीज थी, और रणवीर कपूर ने बाद में उस कस्टमर जो फैन था उनका, उनको ओप्पो का मोबाइल गिफ्ट किया था। तो कितना बढ़िया प्रमोशन कर उन्होंने कर लिया अपने प्रोडक्ट का। ठीक है जी, तो वो आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसको कहते हैं हम लोग पब्लिसिटी। ठीक है यहां पर देखना आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन करना है। आप समझिए ना, आप केवल पढ़ने के लिए नहीं कर रहे दोस्तों, आप एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पढ़िए इसको, कि आप अपने आपके स्टूडेंट जब आएंगे तो उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, ये हलवा बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। 1 टायर होता है, 2 टायर होता है, 3 टायर होता है, 4 टायर होता है। ठीक है, कई बार हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट भेजते हैं, कई बार इनडायरेक्ट भेजते हैं, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है, और खरीदने के बाद उसका क्या आइडियोलॉजी रहता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजंस, किन किन चीज़ों के तहत जो है कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है। सर्विस मार्केटिंग कैसे होती है, जैसे जियो है, एयरटेल है, ये किस प्रकार से अपनी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग करंटली क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स वो आपको पता होने चाहिए। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कैसे एक अमेजॉन जो है वो किसी एक दूसरे राज्य से, चेन्नई से लेकर के वो दिल्ली तक या फिर जम्मू कश्मीर तक अपना प्रोडक्ट भेज देता है। भेज देना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु ध्यान ये रखने बात ये होती है कि हमको कम से कम लागत में भेजना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर फिर से कहूंगा मैं यहाँ पर कि कुछ भी छोड़ने वाली चीज नहीं है, पर आप कितना ही पढ़ लो बनी, एक ना एक दिक्कत हो ही जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया रामबाण उपाय है दोस्तों MCQ, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है,
अब इसमें क्या मिलेगा आपको दोस्तों कि आपको अलग अलग कानून पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने ये कानून नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है जी। परंतु उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। हम इन सभी एक्ट को लेकर के 2-2 3-3 घंटे के शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि एक एक वीडियो में एक एक एक्ट जो है पूरा कवर हो जाए, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सवाल क्या पूछेगा, है ना, कि एक्ट कब आया है, कौन कौन से सेक्शंस हैं इसमें, कभी कभी पूछ लेता टोटल सेक्शंस कितने हैं इस एक्ट में, तो ये भी अपनी एक सेपरेट लिस्ट बना करके चलना। कुल मिलाकर आपके 10 जो है वो एक्ट रहेंगे। कब आया, कब पारित हुआ, कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। कितने सेक्शंस हैं उसमें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी का भाग है ये, है ना, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसको लेकर के कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो यहाँ पर है। कई बार हम ऐसा नहीं करते हैं कि पैसा ले लेते देते हैं तो हम चेक ले लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो वो चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही आता है। उसको लेकर के क्या प्रोविजंस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर आपने आज तक ये नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, सेपरेटली इन एक्ट को पढ़ना चाहिए। डायरेक्टली इनके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व मत करना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्ट कब आया, सेक्शंस कितने हैं, ये आपसे नॉर्मली बन सकते हैं, परंतु एक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो आपको सेपरेटली ही पढ़नी पड़ेंगी, तब ही जा करके कुछ समझ में आएगा। कंपनीज एक्ट क्या है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, एलएलपी जो है तो वो आपको समझना पड़ेगा। कंपटीशन एक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, ये पूछा जाएगा आपसे, है ना। आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, आपकी जीएसटी जो है उसके बारे में सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी चैप्टर दोस्तों आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अगर आप 9th यूनिट की अगर मैं बात कर लूं तो मैं एक सुझाव आपको दूंगा, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक तो ये कर सकते हो कि अगर मान लीजिए 10 एक्ट हैं आपके और अगर कामचोर भी हो थोड़े से तो ऐसा कर लेना कि 5 एक्ट ऐसे कर लेना कि अगर सवाल इन 5 एक्ट में से आया तो मैं कर लूंगा। और ये तय है कि 5 एक्ट में से 2 से 5 4 से 6 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। अब 5 एक्ट को छोड़ सकते हो, बट मैं कह दूं कि ये सुझाव देने वाली बात नहीं है, परंतु एज ए टीचर मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि अगर आपको पास होना हो तो ऐसे तिकड़म भी आप अपना सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है जी। इसके अंतर्गत पूरा जो है टैक्स आपसे पूछा जाएगा। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स की चोरी क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कब उसको छूट मिलती है ना। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड, इसमें हेड होते हैं अलग अलग उसके तहत, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है, ये सब आपको इनकम टैक्स को लेकर के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये कहानी हो गई दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर के। अगर मैं मोटा मोटा कह दूं दोस्तों तो इन 10 यूनिट में से 3 यूनिट ऐसी हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे पहली यूनिट जो मैं कहूंगा वो है आपकी अकाउंट्स वाली यूनिट, ठीक है जी। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो बात कर रहा हूं मैं। दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो वो लीगल एस्पेक्ट वाली कहानी हो जाएगी, और तीसरा जो है वो इनकम टैक्स वाली कहानी हो जाएगी। पर मैं 4 टाइम नेट क्वालिफाई करने के बाद आपसे ये विनती कर रहा हूँ या सुझाव दे रहा हूँ कि अगर ये 3 यूनिट नहीं भी है ना दोस्तों, है ना, तो भी आप सेट या नेट क्वालिफाई कर सकते हो। इन पोर्शंस में से जितना पोर्शंस बनता है उसको बहुत अच्छे से कर लो। पर मैं ये तब कह रहा हूँ कि जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो। अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, फॉर्म भी भराना शुरू नहीं हुए हैं, तो इस सुझाव को अभी मैंने दे तो दिया है, परंतु इस कान से डालना और इस कान से निकाल देना, ठीक है। अभी आप सभी यूनिट्स पर मेहनत कर सकते हो, तो ये कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने समझाया पेपर 2 कॉमर्स के बारे में, एमपी सेट के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हम सुझाव जो हैं वो आपको देते रहेंगे और हम फिर कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है जी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और साथ में ही हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है वो भी नीचे दे करके रखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओ, वहां पर भी हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, ठीक है।